नमस्कार। स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। राजस्थान के इतिहास से संबंधित राजस्थान के राजवंशों को हम पढ़ रहे थे, जिसमें विभिन्न राजवंशों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। उसके बाद में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेवाड़ के इतिहास, जिसमें मेवाड़ के इतिहास में सिसोदिया वंश के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले है, जिसमें मेवाड़ के इतिहास का आज पार्ट 2 है। इसके अंतर्गत देखते हैं तो मेवाड़ का सिसोदिया वंश में हमीर देव सिसोदिया, तो इनका टाइम पीरियड माना जाता है 1326 से लेकर 1364 ईस्वी के मध्य। और इनके पिता हरि सिंह थे और माता उर्मिला सिंह थी। उपनाम इनका विषम घाटी पंचानन। इसका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंतर्गत विषम घाटी पंचानन नाम मिलता है। और रसिक प्रिया में जो कुंभकर्ण रचित है, उसमें वीर राजा के नाम से इनको माना गया है, इनका नाम माना गया है। कई बार पूछा जाता है कि विषम घाटी पंचानन के नाम से कौन सा शासक है वो जाने जाते हैं, तो हमीरदेव सिसोदिया इस नाम से जाने जाते हैं। और इनको मेवाड़ का उद्धारक माना जाता है। सिंगोली का युद्ध इनके समय में हुआ था 1326 ईस्वी के अंतर्गत, जिसमें हमीर तथा मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था ये सिंगोली का युद्ध। ये भी कई बार पूछा जाता है कि सिंगोली का युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था। तो सिंगोली का युद्ध है वो 1336 ईस्वी के अंतर्गत हमीर तथा मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था। और इसके बाद में जो हमीर देव सिसोदिया है, उन्होंने निर्माण किसका करवाया, तो अन्नपूर्णा माता, जिनको बरबड़ी माता कहा जाता है, तो इनके अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, उसका भी निर्माण इन्होंने हमीर देव सिसोदिया ने ही करवाया था। उसके बाद में आते हैं क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह का टाइम पीरियड है 1364 ईस्वी से लेकर 1382 ईस्वी के मध्य माना गया। और इनको मालवा मेवाड़ संघर्ष की शुरुआत इन्हीं के समय में से मानी जाती है, क्षेत्र सिंह के समय से। और मालवा शासक दिलावर खां को इन्होंने पराजित किया था। और इनके जो पुत्र थे वो थे राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। ये क्षेत्र सिंह के पुत्र थे, लक्ष्य सिंह या राणा लाखा। तो अब देखते हैं राणा लाखा, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 1382 से लेकर 1421 ईस्वी के मध्य। और जो चांदी की खान मिली थी झावर में, वो कौन से शासक के समय मिली थी, तो राणा लाखा के समय मिली थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना भी बनी रहती है कि चांदी की खान है वो उदयपुर में कौन से शासक के टाइम पीरियड में मिली है, तो राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के टाइम पीरियड में मिली है। उसके बाद में राणा लाखा के टाइम में ही पिछोला झील उदयपुर में निर्माण करवाया गया, जो कि एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। उस बंजारे का कई बार नाम भी पूछा जाता है, तो पीछू या पाचू बंजारा इसका नाम था। उसके बाद में जो राणा लाखा है, उनके दरबार के अंतर्गत कौन कौन से दरबारी थे, तो जोटिंग भट्ट थे एक, तो एक धनेश्वर भट्ट थे। उसके बाद में जो राणा लाखा है, राणा लाखा का विवाह है वो किसके साथ में होता, तो राणा लाखा का विवाह है वो हंसाबाई के साथ हुआ था। हंसाबाई जो कि मारवाड़ की राजकुमारी और जो मारवाड़ के राव चूड़ा थे उनकी पुत्री थी। उसके बाद में यहाँ पे जो इनका पुत्र हुआ था कुंवर चूड़ा, और उसके बाद में और मोकल अगला शासक बने थे। तो उसके बाद में आते कुंवर चूड़ा। तो मेवाड़ का राम कहा जाता है इनको। और मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कुंवर चूड़ा को ही माना जाता है। और मांडू गुजरात में कुछ समय इन्होंने बिताया था। उसके बाद में बूंदी की तारागढ़ किले को जीतने की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक नकली तारागढ़ का किला बनाया था। तो किसके द्वारा, कुंभा हाडा इसके अंतर्गत मारा गया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जब तक उसको पराजित नहीं करूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा को पूरा करवाने के लिए एक नकली बूंदी का किला बनाया गया, तारागढ़ नाम का किला बना के, और उसके ऊपर नकली विजय प्राप्त की गई थी। और इसके अंतर्गत कुंभहाड़ा को मारा गया था। तो इस प्रकार से ये नकली किले की कहानी होती है। उसके बाद में आते हैं राणा मोकल। इनका जो शासक है, राणा मुगल का शासक जो शासन टाइम है वो 1421 से लेकर 33 है। उसके बाद इनके जो संरक्षक थे वो कुंवर चूड़ा व रणमल इनके संरक्षक थे, जो कि मारवाड़ के थे। क्योंकि राणा मोकल है वो कम एज में ही शासक बन गए थे, तो इनके जो संरक्षक है वो इनके जो कुंवर चूड़ा है और रणमल इनके संरक्षक बन गए थे। और जो राणा मोकल है उनके दरबारी कवि कौन थे, योगेश्वर भट्ट थे और विष्णु भट्ट थे। ये तो कई बार दरबारी कवियों से भी संबंधित इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विभिन्न दरबारी कवि किसके टाइम में कौन से हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में राणा मोकल के टाइम में जो वास्तुकार है उनके मेन वो आते हैं फना, मना और विसल। ये इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, वास्तुकार इनके टाइम में। और इन्होंने जो राणा मोकल है उन्होंने कौन कौन से निर्माण करवाए हैं उसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें समिदेश्वर मंदिर,
मोकल मंदिर, एकलिंग मंदिर के परकोटे का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। मतलब समिदेश्वर मंदिर भी इन्होंने बनवाया, मोकल मंदिर इन्होंने बनवाया, और एकलिंग जो मंदिर का जो परकोटा है वो उसका निर्माण भी राणा मोकल के द्वारा ही करवाया गया था। उसके बाद में रामपुर का जो युद्ध हुआ था 1428 ईस्वी में, वो भी राणा मोकल के समय में ही हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था, तो फिरोज खान जो कि नागौर के थे, और मोकल, दोनों के बीच में रामपुर का युद्ध हुआ था 1428 ईस्वी में। इसके अंतर्गत मोकल विजयी हो गए थे। उसके बाद में है अहमद शाह का आक्रमण 1433 ईस्वी में। राणा मोकल के समय अहमद शाह जो है उनका आक्रमण हो गया था, और अहमद शाह जो कि गुजरात के थे। और उसके बाद में मोकल और रानी कमलावती, क्योंकि मोकल कम आयु पे थे, और इनके साथ में रानी कमलावती, ये दोनों थे। और इनके वर्सेस कौन हो गया, अहमद शाह गुजरात के। इनके मध्य अहमद शाह जो आक्रमण हुआ था, इनके मध्य युद्ध हुआ। तो अहमद शाह के आक्रमण के तहत चाचा मेरा और महपा पवार ने मुगल की हत्या कर दी थी, क्योंकि मुगल कल अल्पायु थे, तो इनको मौका देके और चाचा मेरा और महपा पवार ने इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद में आता है कुंभा। तो कुंभा है, कुंभा का टाइम पीरियड 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी माना गया है, और इनके पिता मुगल थे, माता सौभाग्य देवी थी, और दादा लाखा थे, राणा लाखा। और आराध्य देव विष्णु को माना जाता है। जो कुंभा है उनके आराध्य देव विष्णु थे, गुरु हीरानंद थे। तो कई बार पूछा जाता है कि पूछे जाने की संभावना भी है कि जो कुंभा है उन कुंभा के गुरु का क्या नाम था, तो हीरानंद इनके गुरु का नाम था। सर्वाधिक उपाधियों वाला शासक कौन है, वो भी कुंभा ही है, जिन्होंने 108 उपाधियां धारण की थी। 108 उपाधियां इन्होंने अपने शासन पीरियड के अंतर्गत 108 उपाधियां, सर्वाधिक उपाधियां लेने वाले शासक बने थे। जानकारी किससे मिलती है हमें, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कवि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है कि सर्वाधिक उपाधियां लेने वाले शासक है वो राणा कुंभा थे। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो कवि महेश यात्री के द्वारा रचित थी। उसके बाद में अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसको दी जाती है, जो संगीतक होते हैं उनको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी जाती है, जो कि महाराणा कुंभा को दी गई थी, क्योंकि ये भी एक संगीतक थे। और उसके बाद में हाल गुरु, छाप गुरु, राणो रासो, ये भी सारी की सारी इन्हीं को दी गई थी। हाल गुरु का मतलब है पहाड़ी किलों का विजेता या स्वामी। उसके बाद में राणा रासो, साहित्यकार का जानकार व विद्वानों का आश्रयदाता है, इस कारण राणा रासो भी इनको उपाधि प्रदान की गई थी। उसके बाद में शैल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, धनुर्विद्या का ज्ञाता, छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, नरपति आदि कई उपाधियों से इनको विभूषित किया गया था। उसके बाद में आता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध है वो 1437 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। वर्णन इसका कहाँ मिलता है, अबुल फजल ने अकबरनामा में इसका वर्णन किया सारंगपुर के युद्ध का। और सारंगपुर कहाँ है स्थान, ये मालवा एमपी के अंतर्गत है सारंगपुर। और इसका कारण क्या था, मोकल के हत्यारों को शरण देता। मोकल के हत्यारे कौन थे, चाचा महपा पवार और मेरा। उसके बाद में ये जो सारंगपुर का युद्ध है किस किस के मध्य हुआ था, तो कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। कुंभा ने चाचा मेरा की हत्या कर दी थी। महमूद खिलजी को 6 माह तक कैद रखा व रिहा कर दिया गया था। इन्होंने इसके कुंभा ने चाचा मेरा की हत्या कर दी थी। उसके बाद महमूद खिलजी को 6 माह तक कैद रखा और वहां से उसके बाद में रिहा कर दिया। मालवा विजय उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। जो सारंगपुर है, सारंगपुर के बाद में ही विजय स्तंभ का निर्माण इन्होंने करवाया था। उसके बाद में आते विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ को अन्य नाम किस नाम से जाता है, विक्ट्री टावर के नाम से जाना जाता है, गरुड़ हवन के नाम से, जय स्तंभ के नाम से ही विजय स्तंभ का जाना जाता है। ये भी कई बार अलग अलग नामों से ये भी पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन से नामों से पूछा जाता है या कौन सा है इनमें कौन सा नहीं है। तो विक्ट्री टावर, गरुड़ हवन और जय स्तंभ आदि नामों से विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ को जाना जाता है। ये किसको समर्पित है, भगवान श्री विष्णु को समर्पित है विजय स्तंभ। और इसका निर्माण है वो राणा कुंभा ने 1440 से 1448 ईस्वी के अंतर्गत करवाया था। और इसके जो वास्तुकार हैं वो जेता, नापा, पूंजा और पेमा को माना जाता है। उसके बाद में इसके उपनाम कौन को, मूर्तिकला का विश्व कोश या मूर्तियों का अजायब घर भी इसी को कहा जाता है। उसके बाद में इसकी 9 मंजिलें हैं। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सी के अंदर अल्लाह लिखा हुआ है, तो तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा, राजस्थान पुलिस व आरबीएससी बोर्ड का जो इसका प्रतीक चिन्ह है, इनका भी प्रतीक चिन्ह। उसके बाद में है पुनर्निर्माण। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। कई बार पूछा जाता है कि
इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था, करवाया गया था? तो महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया गया था। इसकी विशेषता क्या है? राज्य की पहली इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाने वाला है कि ऐसी कौन सी पहली इमारत थी जिसके ऊपर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था? तो वो विजय स्तंभ आ जाएगा, जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। और कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ बताया है। विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ किसने बताया? तो कर्नल जेम्स टोड ने बताया। कुंभा ने भारमली की सहायता से जहर देकर रणमल जो कि जोधपुर के थे उनको मरवा दिया था। कुंभा ने जो भारमली थी उनकी कौन थी जो यहाँ पे उसमें पासवान थी, उसकी सहायता से जहर देकर रणमल को मरवा दिया था। उसके बाद में आवल बावल की संधि होती है जो कि 1453 ईस्वी के अंतर्गत होती है। और मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण आवल बावल की संधि के द्वारा किया जाता है, जिसमें मारवाड़ तो सोजत को केंद्र मान लिया गया था इसमें मारवाड़ के, और आवल बावल की संधि 1453 में हंसाबाई की मध्यस्थता के द्वारा करवाई गई थी। इसके अंतर आवल बावल की संधि है वो कुंभा और जोधा के मध्य हुई थी। तो मेवाड़ के तो हो गए कुंभा, और मारवाड़ के जोधा के मध्य आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में हंसाबाई की मध्यस्थता से करवाई गई थी, और इसमें सोजत को केंद्र माना गया था। उसके बाद में आती है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि है वो कुतुबुद्दीन जो कि गुजरात के थे और महमूद खिलजी जो मांडू के शासक थे उनके मध्य हुई थी। और उद्देश्य इसका क्या था? मेवाड़ पर अधिकार करना चंपानेर की संधि का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। कुंभा इसके अंतर्गत कुंभा ने इसको असफल कर दिया था। उसके बाद में आता है बदनौर का युद्ध जो कि 1456 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। और बदनौर का है भीलवाड़ा में। इसमें महमूद खिलजी और कुंभा के मध्य हुआ था, जिसमें कुंभा विजय हो गए थे। बंदौर के युद्ध 1456 में हुआ, जिसमें कुंभा विजय हुए थे। और विजय के उपलक्ष्य में कुशल माता का मंदिर बदनौर में इनके द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में कुंभा द्वारा और कौन से निर्माण करवाए गए हैं? जिसमें 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा के द्वारा किया गया है, जिसमें किले हैं कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है, बसंती किला जो कि बसंतगढ़ में है, अचलगढ़ किला का जो सिरोही में है, मचान दुर्ग जो कि सिरोही में है। उसके बाद में मंदिर कौन कौन से कुंभा के द्वारा निर्माण करवाए गए हैं? तो कुंभा के द्वारा कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया गया है, एकलिंग जी मंदिर चित्तौड़गढ़ में करवाया गया है, श्रृंगार चौरी का चित्तौड़गढ़ में निर्माण करवाया गया है, कुशल माता मंदिर बदनौर भीलवाड़ा के अंतर्गत भी इसका निर्माण मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। उसके बाद में है श्री रणकपुर जैन मंदिर जो कि पाली के अंतर्गत है। इसका जो निर्माण है धरणक शाह जो कि एक जैन व्यापारी था उसके द्वारा रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आर्थिक सहायता कुंभा द्वारा इसमें आर्थिक सहायता दी गई थी रणकपुर जैन मंदिर के अंतर्गत। और इसका जो अन्य नाम है वो चौमुखा मंदिर भी इसको जाना जाता है। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि चौमुखा मंदिर कहाँ है? तो ये पाली के अंतर्गत है। रणकपुर जैन मंदिर का ही दूसरा नाम है वो चौमुखा मंदिर के नाम से इसी को जाना जाता है। उसका संबंध किसे? जैन धर्म से ही है। और इसके अंदर 1444 खंबे हैं और स्तंभों का अजायब घर भी रणकपुर के जैन मंदिर को ही कहा जाता है जो कि पाली में स्थित है। उसके बाद में राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से? तो राणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है उसमें संगीत राज जो कि 5 भाग है संगीत राज के। इसमें संगीत मीमांसा, सूड़, प्रबंध, कामराज, रतिसार, रसिक, प्रिया, ये सारे के सारे राणा कुंभा के द्वारा ही रचित माने गए हैं। उसके बाद में आते हैं राणा कुंभा का वाद्य यंत्र। तो राणा कुंभा का जो वाद्य यंत्र है वो वीणा था। संगीत गुरु उनके सारंग व्यास थे। ये भी पूछा सकता है सारंग व्यास या जो कुंभा है उनके संगीत गुरु का नाम क्या था? तो सारंग व्यास था। दरबारी कौन थे? मंडन थे। मंडन के जो ग्रंथ है वो कौन कौन से थे? तो मंडन के ग्रंथ है वो कई बार पूछे जाते हैं, तो इसके में वेरी मोस्ट भी लिख सकते हैं हम कि मंडन के कौन कौन से ग्रंथ थे। तो इसमें राजवल्लभ, वास्तुसार, रूप मंडन, देव मूर्ति प्रकरण और ये सारे के सारे मंडन के ग्रंथ माने गए हैं। उसके बाद में एकलिंग महात्म्य ग्रंथ है जिसका प्रथम भाग है वो राजवर्णन, वो तो कुंभा ने करा था, और जबकि जो इसका पूर्ण करवाया था कान्हा व्यास ने। उसके बाद में राणा कुंभा की जो पुत्री थी वो रमाबाई, वो एक संगीतज्ञ थी और उपनाम वागीश्वरी था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन ये है कि जो राणा कुंभा की पुत्री थी उनका उपनाम किस नाम से जाना जाता है? तो वागीश्वरी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक संगीतज्ञ थी और जावर का परगना इनको दिया गया था। उसके बाद में देखा जाए तो राणा कुंभा के जो पुत्र हैं रायमल, उदा व रायमल,
और उदा ने 1468 ईस्वी में मामदेव कुंड, कुंभलगढ़ के अंदर मामदेव कुंड का जो अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी, और उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना मेवाड़ का प्रथम कलंक माना जाता है। तो मेवाड़ का जो पितृहंता माना गया है वो उदा को माना गया है। उसके बाद में आता है उदा या उदयकरण, जिसका टाइम पीरियड 1468 ईस्वी से लेके और 1473 ईस्वी के अंतर्गत माना गया है। तो मेवाड़ का प्रथम पितृहंता हो गया। और ये पूछा जा सकता है मेवाड़ का पितृहंता किसको माना गया है, तो इसके अंदर मेवाड़ का पितृहंता उदा को माना गया है, जबकि मारवाड़ में मालदेव को माना गया था, जिसने गंगा की हत्या करी थी। इसी प्रकार से मेवाड़ी सरदारों ने गद्दी से उतार दिया और इसके बाद मांडू चला गया। मेवाड़ का पितृहंता होने के कारण उदा को मेवाड़ी सरदार थे, उन्होंने गद्दी से उतार दिया, इसके बाद में ये मांडू चला गया और वहाँ पे बिजली, आकाश से बिजली गिरने के कारण ये उदा की मृत्यु हो गई थी। और इसके जो भाई रायमल था वो अगला शासक बने थे। तो अब आते हैं रायमल। रायमल हैं वो, उनकी पत्नी श्रृंगार देवी राव जोधा की पुत्री थी। श्रृंगार देवी ये इनकी पत्नी थी। गोसुंडी बावड़ी का इन्होंने निर्माण करवाया था और इन्होंने अद्भुत शिव मंदिर का भी निर्माण रायमल ने करवाया था। उसके बाद में जो अद्भुत इनके जो रायमल के शिल्पी थे वो अर्जुन नाम के शिल्पी थे, और इनके जो पुत्र हैं वो पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह इनके पुत्र थे 3। अब आते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ अजमेर बसाया गया था, और इनके बहनोई जगपाल ने जहर देकर इनको मार दिया था। छतरी इनकी कहाँ बनी हुई है, पृथ्वीराज सिसोदिया के, जिनको उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी छतरी कुंभलगढ़ में बनी हुई है, जो कि 12 खंभों की छतरी मानी गई है। और उसके बाद में आते हैं जेमल। सोलंकियों से युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। जो मेन इफेक्ट वही लिए। उसके बाद में आते हैं सांगा। तो सांगा है, सांगा की जो टाइम पीरियड है वो 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी माना गया है। चारण जाति की पुजारन महिला ने शासक बनने की भविष्यवाणी की थी सांगा के। उसके बाद में पृथ्वीराज ने सांगा की एक आंख फोड़ दी थी, क्योंकि पृथ्वीराज जैसे ही उस पुजारी ने कहा था कि सांगा ही अगले शासक बनेंगे, तो पृथ्वीराज ने काफ़ी गुस्से में हो गए थे और उस सांगा की एक आंख फोड़ दी थी ताकि एक इस प्रकार से जो अंग भंग हो जाएगा तो उसके बाद में कैसे ये राजा बनेगा उस पर। और इनके जो सांगा के पिता थे वो रायमल थे और माता रतन कंवर थी, दादा कुंभा थे। उसके बाद में जब उसके बाद में इन्होंने अजमेर की जो करमचंद पंवार थे उनके पास में शरण ली थी, क्योंकि आंख फोड़ दी थी तो वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि ये दोनों मार देंगे इस तरीके से उनको भय था। इस प्रकार से संगा वहाँ से मार के भाग के और अजमेर में करमचंद पंवार की यहाँ उन्होंने शरण ली थी, और इनको उपनाम की या उपाधि हिंदूपत के नाम से दी गई थी। उसके बाद में सैनिकों का भग्नावेश, ये भी उपाधि टोड के द्वारा सांगा को ही प्रदान की गई है। उसके बाद में आता है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध लड़ा गया था। और कहाँ है ये खातौली, ये कोटा के अंतर्गत है। सांगा विजयी रहा, लेकिन एक हाथ में एक पैर उसका कट गया था। उसके बाद में ये खातौली का युद्ध हो गया। खातौली के युद्ध के बाद में सेकंड युद्ध आता है बाड़ी का युद्ध, जो कि 1518 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। और बाड़ी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया, बाड़ी का युद्ध है वो सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसके अंतर्गत सांगा विजयी हुए थे। और ये जो बाड़ी है वो धौलपुर के अंतर्गत स्थान है एक। उसके बाद में आता है गागरोन का युद्ध, जो कि 1519 ईस्वी में, क्योंकि ये तीनों ही युद्ध है वो लगातार लड़े गए थे, तो गागरोन का युद्ध 1519 के अंतर्गत लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा, ये महाराणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें सांगा विजयी हो गए थे। उसके बाद में आता है बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध लड़ा गया था, और ये राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। इसके अंतर्गत सांगा की सेना है, सांगा की विजय हो गई थी इसमें। और जो बयाना है वो स्थान है भरतपुर के अंतर्गत। उसके बाद में इसका जो बयाना के युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, खानवा का युद्ध। बयाना का युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है वो खानवा का युद्ध माना जाता है। और खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जो कि राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था। और खानवा के युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। और जो खानवा है वो कहाँ है स्थान, वो रूपवास तहसील भरतपुर के अंतर्गत खानवा नामक स्थान है, जहाँ पे ये खानवा का युद्ध लड़ा गया था। इसके अंतर्गत बाबर विजय हुए थे। उसके बाद सांगा पराजित हुए। इसका क्या कारण था, तो सलेदी तंवर नाम का एक था। सलेदी तंवर व खानजादा जो कि नागौर के थे, उन्होंने विश्वासघात किया था कि बाबर आगे। सलेदी तंवर ने ये अफवाह फैलाई थी कि बाबर स्वयं आ रहे हैं। इस प्रकार से बाबर की जो सेना थी वो पूरे जोश से लड़ी, और इसके बाद में बाबर की विजय हो गई इसमें। और उसके बाद में बाबर ने खानवा युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में ही अपनी उपाधि ली थी गाजी।
गाजी की उपाधि, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कौन से युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद में ली थी, तो खानवा के युद्ध में, जो कि 17 मार्च 1527 को हुआ था, उसके उपलक्ष्य में गाजी की उपाधि उन्होंने धारण की थी। खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए कौन कौन आए थे, तो इसके अंतर्गत कई बार पूछा जाता है कि इस प्रथा को क्या कहा जाता है, तो पाती पेरवन प्रथा कहा जाता है। और पाती पेरवन का मतलब होता है पत्र लिखकर सहायता योजना। तो इसके अंतर्गत जो सांगा है उनकी सहायता के लिए आमेर से पृथ्वीराज कच्छावा आए थे, जो कि युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हुए थे। मारवाड़ से मालदेव आए थे। गंगा गंगा ने उस टाइम शासक गंगा थे, लेकिन गंगा ने मालदेव को भेजा था, जो कि उनके पुत्र थे। गंगा के पुत्र मालदेव, वो 4000 सैनिकों के साथ में आए थे उनकी सहायता के लिए। बीकानेर के कल्याणमल आए थे, और जो कि रावजेत सिंह के पुत्र थे। और चंदेरी से मेदिनी राय आए थे, जिन्होंने गागरोन की जागीर दी थी, उसके जिन्हें गागरोन की जागीरी मिली थी। उसके बाद में जगनेर भरतपुर से अशोक परमार, जिनको उपरमाल की जागीर दी गई थी। हसन का मेवाती, जो कि मुस्लिम सेनापति थे, एकमात्र मुस्लिम सेनापति इनकी तरफ कौन थे, हसन का मेवाती, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। झाला अज्जा, जो कि सादड़ी के थे, सांगा के राजचिन्ह इन्होंने धारण किए थे। उसके बाद में बाबर की विजय के ऐसे क्या कारण रहे जिनके कारण बाबर विजयी हो गए थे इस खानवा के युद्ध में, तो इसमें सबसे मेन माना जाता है वो ओजस्वी पूर्ण भाषण व कुशल अभिनेता की तरह सेना को मनाना। ये सबसे महत्वपूर्ण बना, जिसी का कारण सेना है वो जोश और रोश के साथ में इन्होंने लड़ी थी। उसके बाद में तोप खाना, तोपची कौन थे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर की जो है तोप खाने के तोपची कौन कौन थे, तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली, ये तोपची है, इनका कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी है और आ भी सकता है। तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली, ये वो तोप खाने के तोपची थे। उसके बाद में बाबर ने तुगलकुमा पद्धति का सहारा लिया था, और मतलब दोनों ओर से हमला करना, तुगलकुमा का मतलब होता है दोनों ओर से हमला करना, और सबसे मेन हो गया। उसके बाद में मुगल व्यापारियों से तमगा कर हटाना। उन्होंने भाषा अपने ओजस्वीपूर्ण भाषण में कहा था कि मुगल व्यापारियों से मैं तमगा कर हटा दूंगा, तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण विजय का कारण बना था। जिहाद का युद्ध या धर्म युद्ध उन्होंने इसको घोषित कर दिया था, ये भी एक युद्ध का विजय का कारण माना जाता है। उसके बाद में घायल सांगा का इलाज है वो बसवा दौसा के अंतर्गत किया गया था, और सांगा को जहर वो कहाँ दिया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि घायल राणा सांगा को जहर कहाँ दिया गया था, इरिच, इरिच एमपी के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे इनको जहर देके मारा गया था या मारने की कोशिश की गई थी। उसके बाद में वहीं पे जहर दिया था, और इरिच के अंदर जहर दिया था, और कालपी के अंदर यूपी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। और 30 जनवरी 1528 को इनकी एमपी कालपी के अंदर मृत्यु हो गई थी। और छतरी कहाँ है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है, जो कि 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराणा सांगा की जो छतरी है वो कितने खंभों की है, तो 8 खंभों की छतरी है। कहाँ बनी हुई है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत इनकी छतरी बनी हुई। तो अब सांगा के पुत्र कौन कौन थे, रतन सिंह थे, विक्रमादित्य थे, उदय सिंह थे। उदय सिंह जो कि भोजराज शासक नहीं बना, इसके अंतर्गत है कि रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह ये इनके सांगा के पुत्र हो गए। उसके बाद में सबसे बड़े भोजराज थे, भोजराज, लेकिन भोजराज मीराबाई से जिनका विवाह हुआ था तो वो पहले ही हो गए थे, तो इस कारण से उनको नहीं, राजा नहीं बनाया गया था। उसके बाद में आते हैं रतन सिंह। रतन सिंह सेकेंड, इनका टाइम पीरियड 1528 से 1531 ईस्वी माना गया है। सांगा के पुत्र थे और बूंदी के सूरजमल के साथ में लड़ते हुए मारे गए थे, इनका इतना ही है। उसके बाद में विक्रमादित्य 1531 से 1536 इनका टाइम पीरियड माना जाता है। इनकी विक्रमादित्य की क्योंकि कम अल्पायु थे, तो संरक्षिका कर्मावती थी इनकी माँ, जो कि सांगा की पत्नी थी, वही इनकी संरक्षिका थी। और गुजरात के बहादुर शाह का उस समय आक्रमण हुआ था 1534 या 33 के अंतर्गत, जिसमें प्रथम आक्रमण 1533 में हुआ। कर्मावती ने रणथंभौर किला है वो देकर बहादुर शाह से संधि कर ली थी। उसके बाद में दूसरा आक्रमण 1534 में हुआ था, जिसमें हुमायूं को राखी भेजकर और कर्मावती ने सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं को वो पत्र है वो बाद में प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से इस युद्ध के अंतर्गत कर्मावती इससे युद्ध हुआ था दोनों के अंतर्गत। दूसरा आक्रमण 1534 में हुआ, तो इस समय है वो चित्तौड़ का दूसरा साका माना जाता है, जो कि 1534 के अंतर्गत हुआ था। उस समय शासक अल्पायु थे विक्रमादित्य, तो केसरिया रावत बाघ सिंह ने किए थे, और जौहर है वो कर्मावती ने 1300 रानियों के महिलाओं के साथ में उन्होंने जोहर किया था। और आक्रमणकारी कौन थे, बहादुर शाह थे ही गुजरात के। उसके बाद में 1536 में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। उसके बाद में बनवीर मेवाड़ का शासक बन जाते हैं। उसके बाद में आते हैं बनवीर।
बनवीर है उनका बनवीर है 1536 से 37 के मध्य शासक बने थे। पृथ्वीराज सिसोदिया की पासवान पुतलद्दे का ये पुत्र था। उसके बाद में निर्माण जो बनवीर है उन्होंने तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत निर्माण करवाया था, तुलजा भवानी का। और बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था, परंतु पन्नादह ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा करी थी, ये सर्वविदित है। उसके बाद में महाराणा उदय सिंह शासक बने थे 1537 से 1572 के मध्य। और पन्नादाई उदय सिंह को इन्होंने पन्नादाई ने उदय सिंह को शरण दी थी और इनकी मतलब रक्षा करी थी। और पन्नादाई उदय सिंह को लेके चले गई थी। आशा देवपुरा द्वारा कुंभलगढ़ के अंदर इनको शरण दी गई थी। जो आशा देवपुरा थे उस समय कुंभलगढ़ के अंतर्गत एक उसकी देख रेख करने वाले थे। तो इन्होंने पन्नादाई जब उदय सिंह को लेके आई थी तो इन्होंने वहाँ पे शरण दी थी। उसके बाद में मावली का युद्ध होता है जो कि 1540 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था, जिसमें कि बनवीर मारा गया था और मालदेव ने उदय सिंह की सहायता की थी। इस समय मालदेव जो मारवाड़ के शासक थे उन्होंने उदय सिंह की सहायता करी थी और इस मावली के युद्ध में जो कि 1540 में हुआ उसमें बनवीर मारा गया था। और शेरशाह सूरी की अधीनता इन्होंने 1544 में स्वीकार कर ली थी। उसके बाद में आता है हरमड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा गया था। स्थान कहाँ है हरमड़ा? अजमेर के अंतर्गत। किस किस के मध्य हुआ हरमड़ा का युद्ध? उदय सिंह और हाजी खां पठान के मध्य हुआ था। और उदय सिंह इसके अंतर्गत पराजित हो गए थे और हाजी खां पठान है वो मालदेव राठौड़ की सहायता से विजित हो गए थे। और उदय सिंह का राज तिलक किसके 1537 के अंतर्गत पहले उदय सिंह का राज तिलक हुआ था। उसके बाद उदयपुर उन्होंने 1559 के अंतर्गत बसाया था। राजधानी उदयपुर को बनाया, उदय सागर जेल का निर्माण करवाया। ये उदय सिंह और उसके उदय सिंह के जो सेनापति थे वो जेता वे कुंपा थे। और मालवा के शासक बाज बहादुर को मेवाड़ में शरण दी थी इन्होंने। और इनके जो दुश्मन थे, अकबर का दुश्मन था ये मालवा का जो बाज बहादुर था। और अकबर का जो आक्रमण हुआ था ये 1567-68 के अंतर्गत हुआ था। इसी समय चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 1568 में। इस समय कौन थी? शासक उदय सिंह थे। केसरिया किसने किया था? जयमल फत्ता व कल्लाजी राठौड़, इन्होंने केसरिया किया था। और जौहर है उनकी फत्ता की जो पत्नी थी फूल कवर, उनके नेतृत्व में जौहर किया गया था। और आक्रमणकारी ये अकबर थे। उसके बाद में जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जयमल का जो नाम था वो जोध सिंह था और फत्ता का नाम फतेह सिंह था, जो कि दोनों इस वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद में आगरा किले में पाषाण निर्मित मूर्तियां अकबर ने लगाई, औरंगजेब ने तुड़वा दी थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इनकी पाषाण निर्मित मूर्तियां कौन से किले के लगी हुई है, तो आगरा किले के अंतर्गत सामने लगी हुई है और औरंगजेब ने इनको तुड़वा दिया था। घायल जयमल को कंधे पर बैठाकर कल्लाजी ने युद्ध किया था और अकबर ने चित्तौड़ में कत्लेआम का आदेश भी इसी युद्ध में दिया था। जीवन पर अमिट कलंक भी इसी युद्ध को माना जाता है। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद एलची नामक सिक्का चलाया था। ये पूछे जाने की संभावना है कि अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद या आक्रमण करके और जब अधिकार हो गया था तो कौन सा सिक्का चलाया था? तो एलची नामक सिक्का इन्होंने चलाया था। कर्नल जेम्स टोडरा सांगा व प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। इन्होंने कर्नल जेम्स टोड है इतिहासकार, उन्होंने कहा है कि सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता, क्योंकि उदय सिंह है वो एक अच्छे शासक नहीं कहा जा सकते। इस प्रकार से अगर ये नहीं होते तो पन्ने जो इतिहास के पन्ने कहीं अधिक उज्जवल होते। उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा उदयपुर के अंतर्गत हो गई थी और इनकी क्षत्रिय व गोगुंदा उदयपुर के अंतर्गत बनी हुई है। उदय सिंह की दो पत्नियां थी। एक तो फर्स्ट थी धीरबाई भटियाणी रानी थी और उनके पुत्र जगमाल थे जिनको उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। तो सरदारों ने गद्दी से हटा दिया इनको, क्योंकि उत्तराधिकारी घोषित तो जगमाल को कर दिया था, लेकिन जो जयवंताबाई थी जिनके पुत्र महाराणा प्रताप थे तो इनको बाद में कमर में तलवार बांधकर मेवाड़ का शासक घोषित किया गया था। तो जो फर्स्ट तो धीरबाई थी भटियाणी रानी, उनके पुत्र जगमाल थे। सरदारों ने गद्दी से हटा दिया, अकबर के पास चला गया ये जगमाल और जहाजपुर की जागीर देकर जागीर अकबर ने दे दी थी। तो इस प्रकार से जहाजपुर की जागीर अकबर के द्वारा इसको दी गई। दत्तानी के युद्ध 1583 में जगमाल की इसके अंतर्गत मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जयवंताबाई के पुत्र आते महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में हम अगले पार्ट 2 लेके आएंगे। पार्ट 3 इसके अंतर्गत जो मेवाड़ का इतिहास है
और सिसोदिया राजवंश से संबंधित पार्ट 3 इसमें। और इसी प्रकार से आगे जो शासक है उनको देखने के लिए बने रहिए स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।